हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 24 को मैं डिस्कशन करवाऊंगी। ये उत्तर प्रदेश होमगार्ड का है, पब्लिश किया गया विवेक सरभाई एग्जामपुर के द्वारा। और देखिए, वादे के मुताबिक मैं 25 टोटल प्रैक्टिस सेट आज मैं करवा दूंगी। ठीक है, 24 चल रहा है और एक और 25 है, इसके बाद में 25 को भी रिकॉर्ड करूंगी। और आपको हम बताते चले कि सभी ये प्रश्न जो भी हैं होमगार्ड के लिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट है उसका टोटल 25 सेट होने के बाद मैं टॉपिक वाइज जल्द लाने वाली हूँ, वो भी विवेक सर के द्वारा पब्लिश किया गया है। और एक और बात, इसके साथ साथ ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए 25 प्रैक्टिस सेट RWA के द्वारा, यानी कि रोजगार विद अंकित भाटी सर के द्वारा लाया गया है। इसमें 2 हो चुका है प्रैक्टिस सेट। ओके, इसके बाद हम तीसरा भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। ओके, क्योंकि मेरे फोन में इतना स्टोरेज नहीं होता कि एक साथ मैं ज़्यादा वीडियो बना के अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, और उतना डाटा भी नहीं रहता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है हमारा और उसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। देखिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की गति निर्वात में 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक अम्लीय है। तो सबसे अम्लीय नींबू होता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है कि मानव शरीर में फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए, अगला है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियों की कमजोरी आ जाती है या फिर कमजोर हो जाते हैं, और टेढ़ी मेढ़ी हो जाने की बीमारी को क्या कहते हैं, यानी कि हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इस बीमारी को ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है कि घरों में खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली LPG गैस मुख्य रूप से किन गैसों के मिश्रण से बनी होती है। ध्यान रखिएगा, ये प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण से बनी होती है। अगला है कि मोटर वाहनों में प्रयुक्त लेड एसिड बैटरी में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा अम्ल उपयोग करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को सिंधु घाटी की अन्नागार यानी कि ग्रेनरी व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो हड़प्पा प्रसिद्ध था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से मजबूत किस शासन ने किया, किस शासक के द्वारा किया गया। तो इक्ता प्रणाली को मजबूत इल्तुतमिश ने किया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि कानपुर से नेता कौन थे, उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो 1857 के विद्रोह के बारे में बात की तो नाना साहब ने किया था। ओके, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी। देखिएगा, जो पहला अधिवेशन था वो 1885 में था। वही इसमें पूछा जा रहा है कि पहला अध्यक्षता व्योम चंद्र बनर्जी ने किया था। अगला है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, हिस्सा लिया था। तो टोटल 72 ने लिया था। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था। देखिएगा, भारत छोड़ो का प्रस्ताव या फिर आंदोलन कह सकते हैं, इसकी शुरुआत किस अधिवेशन में की गई थी। तो बंबई अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के सेना का नेतृत्व किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का गठन किस योजना के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि संविधान का गठन ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत होता है। अगला, अनुच्छेद 30 को समाप्त करने का निर्णय किस वर्ष लागू हुआ। तो अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय ये वर्ष 2019 में लिया गया। ओके, और आपको पता होगा 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में भाग 3 में बात कही गई है। अगला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान होती है। ध्यान रखिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के समान होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या 34 है। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में भारत ने ब्राइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया। तो गुजरात के ये गांधीनगर में हुआ है। अगला है कि GST परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया। तो GST का गठन ध्यान रखिएगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो 279A में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य रूप से
किस क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है? ध्यान रखिएगा ये कृषि और सिंचाई पर केंद्रित है। अगला है कि एफडीआई का संबंध किससे है? तो एफडीआई का संबंध होता है विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निवेश करना। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो ध्यान रखिएगा ये किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ध्यान रखिएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि खरीफ फसलें मुख्यतः किस पर निर्भर होती हैं? ध्यान रखिएगा खरीफ की फसलें मानसून पर निर्भर रहती है, यानी कि मानसून वर्षा पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विदेश व्यापार नीति किसके द्वारा घोषित किया गया था? ध्यान रखिएगा ये घोषित किया गया था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? ध्यान रखिएगा हमारे भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है भारत के महापंजीय एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय के पास होती है। अगला है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है कि अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शहरी आधारभूत सुविधाएं से। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ध्यान रखिएगा ये कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है? तो कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पठार खनिजों का भंडार कहलाता है? तो छोटा नागपुर खनिजों का भंडार हम इसे कहते हैं। अगला है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? तो हमारे भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है तो इंदिरा गांधी नहर है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो हमारे यूपी का ध्यान रखिएगा हमारे प्यारे यूपी का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को हम क्या कर देंगे? करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन किस जिले में होता है? तो ध्यान रखिएगा सोनभद्र में। अगला है कि आगरा का एक जिला एक उत्पाद कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा जिसे ODOP के तहत मतलब रखा गया है जिसे बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा कौन सा करेक्ट होगा? जूते एवं फिटवियर का उत्पाद है। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश में बोक्सा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है जिसे बुक्सा भी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा ये तराई क्षेत्र में, तराई एवं भाबर क्षेत्र दोनों में निवास करते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फूलों की होली विशेष रूप से कहाँ आयोजित की जाती है? तो फूलों की होली ये मनाई जाती है ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो बांके बिहारी मंदिर में। अगला है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? हमारे यूपी के ध्यान रखिएगा गोंडा जिले में है। अगला है कि घाघरा नदी सरयू अंततः उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किस स्थान के पास मिलती है? तो ध्यान रखिएगा बलिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट खनिज मुख्यतः किस क्षेत्र में मिलता है? तो हमारे यूपी में डोलोमाइट सोनभद्र क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ये है स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। ओके, अगला है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो किस पर ध्यान दिया गया विशेष? बालिकाओं एवं कमजोर वर्गों की शिक्षा पर। अगला है कि दादरी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? ध्यान रखिएगा ये हमारे गौतम बुद्ध जिले में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा और रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला है कि खेल पुरस्कार किस मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है या फिर प्रदान किया जाता है? तो खेल पुरस्कार दिया जाता है युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि USA में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी ब्राजील करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार 2026 में कुल कितने लोगों को दिया गया? तो ध्यान रखिएगा पद्म पुरस्कार अभी 2026 का तो कोई भी रिजल्ट नहीं आया, इसमें मिसप्रिंट है कि क्या है ये हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। और नेक्स्ट भी दिया है कि पद्म भूषण 2026 में टेनिस में किसे दिया गया? तो आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे हमको लगता है कि 2025 का पूछा गया होगा क्योंकि 2026 तो अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, अगला है कि पद्म भूषण 2026 में टेनिस में किसे दिया गया है? ये भी देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसका भी आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। अगला क्वेश्चन है कि कनाडा की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो कनाडा की आधिकारिक मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहां से ध्वजारोहण करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लाल किले से। अगला है कि हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सैटेलाइट AFR ने क्या उपलब्धि हासिल की है? तो इसने ISS की इन ऑर्बिट इमेजिंग बनाई है। ठीक है। अगला है कि Epstein बार वायरस मुख्य रूप से किस प्रकार का वायरस है? तो ये DNA वायरस है। अगला क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो RK नारायण है। अगला है गोदान के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला है सोशल मीडिया पर भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला सोशल मीडिया हमारा व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये दोनों ही है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत लाभ किसे मिलता है? तो लाभ मिलता है किसान एवं उनके परिवारों को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बेसहारा महिलाओं को आर्थिक प्रदान करना। अगला है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किन बच्चों के लिए शुरू किया गया? तो ये अनाथ बच्चों एवं कोविड प्रभावित बच्चों के लिए। अगला है कि भारत में महिला सशक्तिकरण का मुख्य कार्यक्रम कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। अगला है कि जल शक्ति अभियान किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया है? तो ये संचालित किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि एल नीनो घटना मुख्य रूप से किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर से है। अगला है कि आसियान संगठन मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है दक्षिण पूर्व एशिया से। अगला क्वेश्चन है कि कोप सम्मेलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, कोप ये है जलवायु परिवर्तन वार्ता से। ओके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा आगे, भारत में कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि कहलाता है? तो थंडर ड्रैगन की भूमि ध्यान रखिएगा भूटान को कहते हैं। अगला भारत और अफ्रीका के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा उस दर्रा का नाम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा खैबर दर्रा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? तो भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य ध्यान रखिएगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। अगला है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये आर्यना सवालिका ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कारशाला मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ और असम के गुवाहाटी में किया गया। अगला है कि नागौरी अश्वगंधा को GI टैग किस राज्य में मिला है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान में। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला है कि विश्व बैंक समूह का प्रमुख ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो सी करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक है। ये अगला क्वेश्चन है कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी GCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है, तो रियाद में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पूर्वांचल एवं विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में है? तो तराई क्षेत्र में। अगला निम्नलिखित में से कोलकाता किस नदी के तट पर है? तो कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन कॉमन मार्केट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला कि पनामा नहर किन महासागरों को एक करती है या फिर जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत को एक करती है। अगला है कि केंद्र सरकार संबंधों की समीक्षा के लिए गठित सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1883 में। अगला क्वेश्चन है कि द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो द्विस्तरीय जो पंचायत थी इसकी सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखिएगा कौन सा हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर द्विस्तरीय पंचायत बनी थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। अब है कि संसद के संशोधन अधिनियम को सीमित करने का निर्णय किस मामले में दिया गया है? ध्यान रखिएगा ये गोलकनाथ मामले में इसकी बात कही गई है। अगला है कि सहारक शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर किस व्यवस्था को समाप्त कर उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा
द्वैत शासन को समाप्त कर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी, या फिर कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाई गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ को बनाया गया था। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 के अनुसार राज्य की जीएसडीपी वृद्धि को गति देने में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जाएगा, तृतीय क्षेत्र। ओके, अगला है कि उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय का मुख्य रूप क्या है? तो इसका व्यय का मुख्य रूप होता है अवसंरचना एवं एक्सप्रेसवे विकास से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय बजट 2026-27 की कुल व्यय का अनुमान लगभग कितना रखा गया है? तो 53.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2026-27 के अनुसार नया आकार अधिनियम यानी कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट कब से लागू होगा? तो ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा अजंता की गुफाएं बौद्ध चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ब्रज संस्कृति मुख्यतः किस क्षेत्र से है? तो ध्यान रखिएगा मथुरा एवं वृंदावन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र किस भौतिकी संरचना का प्रतिनिधित्व करता है? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रायद्वीपीय पठार का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो ध्यान रखिएगा चूना पत्थर एवं सिलिका का। अगला क्वेश्चन है कि कार्तिक पूर्णिमा मेला बटेश्वर के किस नदी के तट पर लगता है? तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा मेला बटेश्वर में ये किस नदी के तट पर लगता है? तो यमुना नदी के। अगला क्वेश्चन है कैलाश मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश में किस जिले में किया जाता है? तो कैलाश मेला हमारे यूपी के आगरा जिले में लगता है। अगला है कि दुर्गा पूजा का भारत में सबसे भव्य आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में। अगला है कि उगादी किस क्षेत्र का नववर्ष त्योहार है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन है कि युगांडा किस नदी के किनारे बसा है? ध्यान रखिएगा युगांडा ये नील नदी के किनारे बसा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय भारत।